हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं साप्ताहिक रिवीजन। साथियों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और ईबीएस के 30 यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 और ईबीएस के 50 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। यानी साथियों, इस वीडियो में हम कुल 80 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें से 50 प्रश्न ईबीएस और पेडागोजी के हैं और 30 प्रश्न बाल विकास और पैडागोजी के हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का मोटिवेशन कोड। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। क्या साथियों? किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बन जाओ या कुछ बनने की ठान लो। यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झूले में, कर्म कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साप्ताहिक रिवीजन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा साथियों आज का आपका पहला क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना चाहिए। निम्न में से क्या केवल विद्यार्थियों द्वारा बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। बताइए साथियों, बच्चों की जो त्रुटियां हैं आप उनको क्या समझेंगे? क्या केवल बौद्धिक क्षमताओं का आकलन समझेंगे? केवल यानी निगेटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन ए कट जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में केवल, यहाँ पर भी केवल आ रहा है, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। सीखने की प्रक्रिया को समझने में प्रासंगिक, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक या संपूर्ण जीवन काल के दौरान। बताइए साथियों, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट होता है, कब तक होता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, जीन पियाजे महोदय ने दिया है। किसने साथियों? पियाजे महोदय ने दिया है। और साथियों इन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं भी संज्ञानात्मक विकास की बताई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण जीवन काल के दौरान, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के सिद्धांत का बच्चों के विकास के सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति पर, भाषा और भौतिक जगत पर, भाषा और संस्कृति पर, भाषा और परिपक्वता पर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत के बारे में। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उसी के आधार पर बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों इनमें से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भाषा और संस्कृति के आधार पर। भाषा हो गई सामाजिक, संस्कृति यानी सांस्कृतिक विकास, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसीलिए कहा गया है। और परिपक्वता की जहां बात कौन करता है? परिपक्वता की बात जीन पियाजे महोदय करते हैं। कौन करता है साथियों? पियाजे महोदय परिपक्वता की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र या पोर्टफोलियो? साथियों बच्चों का जो साल भर प्रदर्शन रहा उनके आंकड़ों का संग्रहण क्या कहलाता है? जिसको रिकॉर्ड एक तरह से बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं आप? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी यानी पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। प्रथम चरण क्या होगा? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? अधिगम अक्षमता, किसी संप्रत्यय के बारे में मात्र एक सहज विचार, निराधार दावे या स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या वैकल्पिक
संकल्पनाएं या भ्रांतियां अधिगम अक्षमता हैं या निराधार दावे हैं? बताइए साथियों। तो वैकल्पिक जो संकल्पनाएं हैं वह किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारकों द्वारा सुनिश्चित होते हैं या आनुवंशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं? साथियों, जो विकास होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह वंशानुगत या वंशागत हो जाएगा। आपकी आंखों का रंग, आपकी ऊंचाई और बालों का रंग आपका वंशानुगत होता है। आपने देखा होगा जब कोई बालक बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल इसके दादा से मिलती है, इसके नाना से मिलती है, इसकी आंखें इसकी मम्मी जैसे हैं, इसके पापा जैसे हैं। वही चीज़ इसमें है बोला गया है, तो ये वंशानुगत होता है, यानी वंशानुगत से निर्धारित होता है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलवर के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरणी, कानून व्यवस्था अभिनवीकरणी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरणी या दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरणी? साथियों, आप सभी जानते हैं कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 अवस्थाएं बताई हैं और इसके 6 चरण बताए हैं। अगर आपने कोहल वर्ग का सिद्धांत नहीं देखा तो आप हमारे वीडियो में जाकर, हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? विशेषण, निरूपण, रचना या प्रत्यास्मरण? उच्च श्रेणी का चिंतन पूछा गया है, कौन सा नहीं है? निरूपण यानी किसी चीज को निर्मित करना, ये एक उच्च श्रेणी का चिंतन है। विशेषण, विश्लेषण, साथियों मिस टाइपिंग यहाँ विश्लेषण है, विश्लेषण करना ये भी एक उच्च श्रेणी का चिंतन है। कैसे साथियों? कोई चीज़ दी हुई है, आपको दी गई है, आप उसका विश्लेषण करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चिंतन करना पड़ता है। किसी चीज़ की रचना करनी है, उसमें भी आपको काफ़ी चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन किसी चीज़ को याद करने में या प्रत्यास्मरण करने में आपको ज़्यादा चिंतन नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एक एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने बच्चों से चर्चा करता है। क्या करता है साथियों? एक शिक्षक है, वह लिखित सामग्री का एक एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से आधारित है: शास्त्रीय अनुकूलन से अधिगम पर, पुनर्बलन अधिगम पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर या ज्ञान के निर्माण पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। शास्त्रीय अनुकूलन ये किसने दिया था? पावलो महोदय ने दिया था। किसने साथियों? पावलो महोदय ने दिया था। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया साथियों? हल ने दिया था, क्लार्क हल ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलन अधिगम या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्कीनर महोदय ने दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्ञान का निर्माण। अगला क्वेश्चन साथियों, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे की डॉट डॉट का भाव महसूस होगा। एक ऐसी स्थिति आती है साथियों जहां परिणाम अनिश्चित हो, यानी कुछ भी आ सकता है, लेकिन बच्चे के अंदर असफलता का डर हो, तो उसके अंदर क्या होगा साथियों? दुश्चिंता आ जाएगी। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान के समय, गर्भाधान से जन्म तक विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, यानी शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में जाने का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति के अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है, पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रगतिशील शिक्षा में
पाठ्यचर्या के उद्देश्य डॉट डॉट को महत्व देते हैं, रटन या स्मृति, सत्य के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन या प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास, जिसे ड्रिल भी बोला जाता है। बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित हैं, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। बताइए साथियों, मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों या ढांची संरचनाओं पर आधारित होते हैं। साथियों आप सभी जानते हैं जो भी मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं वो एक संरचनात्मक यानी एक सख्त संरचनात्मक ढांचे से ही बने होते हैं। काफी विश्लेषण के बाद एक मुख्य बिंदु निकाला जाता है और उसको मानक बना दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं होगी? साथियों, संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों की स्मृति सहायक विधियों में और खंडीकरण के उपयोग में से की सीख, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। बताइए साथियों, इसमें नहीं पूछा है कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं होगी। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, ये एक प्रभावशाली योजना है। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग को सिखाना, ये भी एक सहायक विधियां है, मतलब सही योजना है, प्रभावशाली योजना है। लेकिन बच्चों को प्रश्नों को उत्तर उतारने के लिए यानी नकल उतारने के लिए कहना, ये प्रभावशाली विधि या योजना नहीं है। बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब ये है साथियों ऑप्शन सी का कि जैसे कोई शिक्षक है किसी प्रश्न को आराम से व्हाइट बोर्ड में ब्लैक बोर्ड में करवाता है और कह देता है कि आप इसको उतार लो बिल्कुल कापी में, तो ये गलत बात है। एक तरह से इसमें बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई उनका मतलब नहीं, देखे छाप लिए, ऐसा नहीं होता। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर, ये कोई प्रभावशाली विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? दुश्चिंता और भय पैदा करके, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर। इनाम देना, टॉफी देना, ये साथियों बाह्य प्रेरणा हो गई। प्रतिस्पर्धा परीक्षण, ये भी एक तरह से बाह्य प्रेरणा हो गई। दुश्चिंता और भय पैदा करना, ये भी बाह्य प्रेरणा हो गई। दुश्चिंता और भय आप पैदा भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रेरणा की उसमें से देखें तो ये बाह्य रूप से प्रेरित है, यानी डर के मारे बच्चा कार्य कर रहा है तो ये बाह्य रूप से प्रेरित है। इनाम यानी ट्रॉफी लेने के लिए कार्य कर रहा है, ट्रॉफी है, पैसा है, ट्रॉफी लेने के लिए काम कर रहा है। टॉफी ट्रॉफी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेने के लिए काम कर रहा है तो भी ये एक तरह का बाह्य प्रेरणा है। लेकिन व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में यदि आप बच्चों का सहयोग करते हैं तो ये आंतरिक प्रेरणा है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटतम या निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता से तुलना में। जेडपीडी की बात की है साथियों इन्होंने इस क्वेश्चन में, कुछ नीचे कुछ ऊपर, उसी स्तर पर या बहुत ऊपर। साथियों जेडपीडी क्या होता है? सहायता का क्षेत्र, यानी विकास की सहायता का, विकास के सहायता का क्षेत्र। आपने जिसको स्कैफ फोल्डिंग नाम सुना होगा, स्कैफ फोल्डिंग आप किसी बच्चे को देते हैं, जैसे इस बिंदु से बच्चे को इस बिंदु तक जाना है, वो बच्चा यहाँ पर अटक गया तो यहाँ पे आप उसको स्कैफ फोल्डिंग देते हैं तो वो बच्चा यहाँ पहुँच जाता है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये जेडपीडी कहलाता है। तो क्या कहलाया, ये क्या होगा? ये कुछ नीचे चला जाएगा या कुछ ऊपर चला जाएगा या उसी स्तर पर रहेगा या बहुत ऊपर चला जाएगा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कुछ ऊपर चला जाएगा। बच्चा इस बिंदु से शुरू किया, इस बिंदु पर अटक गया, जब आपने स्कैप फोल्डिंग दी तो वह बच्चा इस बिंदु से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गया, यानी ऊपर चला गया। तो यह क्या कहलाया, कुछ ऊपर है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संलग्न करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? मानक एवं एक रूप, संकल्पनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, सतत एवं समग्र, मानक आधारित एक एवं संदर्भ युक्त। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है पूछा है साथियों इस क्वेश्चन में, सही आंसर बताइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। अगला क्वेश्चन राघव है साथियों। कौन है? राघव। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता से के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा या एक रूपता वैयक्तिकता का मुद्दा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या हुआ साथियों? आरंभिक और बाद के अनुभवों का यह मुद्दा है, यानी शुरू में उसको अच्छा अनुभव यानी माता पिता का स्नेह नहीं मिला, जिसके कारण उसे बाद के अनुभवों में दिक्कत हो रही है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, उत्प्रेरक प्रक्रिया सहचर्य में या पुनर्वलन में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? तो सहपाठी सहयोग में, यानी ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर। अगला साथियों, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, लचीला समूह, गतिशील अध्यापक, दंड और पुरस्कारों का प्रयोग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रगतिशील की कक्षा की विशेषता नहीं है पूछा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दंड और पुरस्कार का प्रयोग। अगला क्वेश्चन साथियों, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता की कमी को, परीक्षा प्रश्न पर कठिनाई, पत्र पर कठिनाई, दुर्भाग्य या अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह। बताइए साथियों, एक अलीजा, एक विद्यार्थी है अलीजा, वह आंतरिक रूप से नियंत्रित है, यानी आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो वह परीक्षा में असफलता को किसके लिए जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराएगी? किसको ठहराएगी साथियों? उसकी योग्यता को, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? प्रकृति, आनुवंशिकता, लालन पालन या क्रोमोसोम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सामाजिक दुनिया की बात हुई है, यानी लालन पालन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मनोलैंगिक दृष्टिकोण से, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है साथियों? सिगमंड फ्रायड का। किसने साथियों? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। व्यवहारवादी जेबी वाटसन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? समस्या की पहचान करें पहले,
फिर परिकल्पना बनाए, फिर परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण पहले करना चाहिए, परिकल्पना बनाना चाहिए, परिकल्पना परीक्षण करना चाहिए, आंकड़ों का विश्लेषण, समस्याओं का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना, परिणाम की व्याख्या या कोई नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि साथियों समस्या समाधान किसी बच्चे को करना है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे समस्या की पहचान करनी पड़ेगी कि आखिर समस्या क्या है। अगर समस्या ही नहीं पता चलेगी तो आप उसका हल कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए समस्या की पहचान पहले नंबर पे कहाँ है, यानी ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है। बालक ने बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किए, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह व्यवस्था की असफलता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है साथियों ये क्वेश्चन, और इस बार भी आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। आपको याद रखना है, आपको बच्चे की गलती नहीं निकालनी, यानी यह व्यवस्था की असफलता है, बच्चा फेल हो गया, यह व्यवस्था की असफलता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है। अनुदेशनात्मक पाठ, स्कैफोल्डिंग जिसको बोलते हैं, पुनर्वलन, साम्य धारण या संतुलन, अविक्रमित शिक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पुनर्वलन की बात किसने की है, क्लार्क हल ने। साम्य धारण और संतुलन इन दोनों की बात पियाजे महोदय ने की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अनुदेशनात्मक पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है। विद्यार्थियों की योग्यता की समृद्ध धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को अनियंत्रित कारकों द्वारा प्रतिपादित करना, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों निरंतर यदि आप इनाम देते रहेंगे तो एक दिन इनाम का महत्व ही खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी एलिमिनेट होता है। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना या विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धक धारणा विकसित करना। बताइए साथियों इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, कौन सा ज्यादा सही आंसर है। पॉजिटिव दोनों है लेकिन ऑप्शन ए ज्यादा सही आंसर है। योग्यता में, अब विद्यार्थियों की योग्यता की संवर्धन धारणा को विकसित करना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बाल विकास के 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब करते हैं साप्ताहिक रिवीजन ईबीएस एवं शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो साथियों ये रहा ईबीएस का आपके लिए पहला क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। तो साथियों कहाँ आयोजित होता है, सोनपुर में, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैगा में या टुंड्रा प्रदेश में। बताइए साथियों रेडियर कहाँ पाया जाता है। तो साथियों रेडियर कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है। पारिथीनियम, हिस्टेरोफोरस यानी जिसे कांग्रेस घास भी बोला जाता है, या जलकुंभी, या दूब घास, या लैंटाना कैमारा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एखोर्निया क्रासिपस यानी जल कुंभी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। लीच, काइटन, इक्नस या यूकेलिप्टस। यूप्लेक्टा साथियों, यूकेलिप्टस नहीं यूप्लेक्टा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी यूप्लेक्टेला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है जो शायद अफ्रीका में पाया जाता है या उपस्थित है। ईबीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने में के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। बताइए साथियों, ईबीएस के अंदर जो मानचित्रण कौशल होता है वो किस चीज को विकसित करता है? रिकॉर्डिंग कौशल को, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को, या लैंडस्केप खींचने के में कौशल को विकसित करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो मानचित्रण है वह स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। आप मानचित्र में क्या करते हैं? आप कोई मानचित्र देखते हैं तो उसको क्या करते हैं? उससे आप किसी जगह का पता लगाते हैं, यानी किसी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, या ध्यान खींचने के लिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? समान के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार। बताइए साथियों क्या एक व्यापक संकेतक नहीं है पूछा है इसमें? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अवधारणा मानचित्रण एक व्यापक संकेतक नहीं है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को 31 अक्टूबर को मनाई जाती है साथियों, आप सभी जानते हैं, एकता दिवस के नाम से मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान को बनाया गया था। इसमें कुल 7 मेंबर थे, इस समिति में कुल 7 लोग थे, जिसमें से 1 अध्यक्ष थे और 6 मेंबर थे। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? यह प्रयोग किसने किया? एक तरह से इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि यह प्रयोग किसने किया? जॉर्ज मिस्ट्रल ने, चार्ल्स डार्विन ने, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, या ग्रेगोर जहान मेंडल ने? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। डॉक्टर एस स्वामीनाथन को आप सभी जानते हैं, यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे साथियों? यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मटर के दानों पर प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। यह कहाँ है? मतलब यह किस राज्य की बात हो रही है? असम की, ओडिशा की, राजस्थान की, या लद्दाख की? कैसे घर होते हैं? ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए साथियों तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, असम में ऐसे मकान बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चे के सीखने की कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। बताइए साथियों रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रिपोर्ट कार्ड से
के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वैश्विक से स्थानीय की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो शिक्षण सूत्र हैं, जो शिक्षण के नियम हैं, कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। वही नियम यहां भी चलता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5 के ईबीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। बताइए साथियों क्या दूर करना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना बंद कर देना चाहिए या दूर कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, या क्रम निर्धारण मापनी? बताइए साथियों कौन सा रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पूछा गया है इसमें? वर्णन अभिलेख यह एक रचनात्मक आकलन है। पोर्टफोलियो बनाना यह भी एक रचनात्मक आकलन है। पोर्टफोलियो में क्या होता है साथियों? छात्र के साल भरे का डेटा एक एक करके एक तरह से इकट्ठा किया जाता है, क्या उसने किया, कैसे क्या किया, ये सब चीजें पोर्टफोलियो में इकट्ठा होती हैं। क्रम निर्धारण मापनी ये भी एकदम रचनात्मक आकलन का एक साधन है, परंतु वार्षिक उपलब्धि परीक्षण रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? क्या पूछा है साथियों? पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है कौन सी? बताइए साथियों पर्यावरण अध्ययन में के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित होना, विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या वांछनीय गतिविधि है, यानी क्या नहीं करना चाहिए एक तरह से इस क्वेश्चन में पूछा गया है, या बताइए। बताइए साथियों विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। बताइए साथियों क्या नहीं करना चाहिए, क्या वांछनीय गतिविधि है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको साथियों कमेंट बॉक्स में हमको देना होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उप प्रकरण है, यह पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जानवर। अगला क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। बताइए साथियों क्या यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो जी हाँ यह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है पूछा है साथियों? आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या नहीं है पूछा है? थीम नहीं है। मुख्य कितने पर्यावरण अध्ययन के मुख्य थीम कितने हैं साथियों? मुख्य थीम 6 हैं।
उनमें से क्या नहीं है यह पूछा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, काम और खेल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डॉट डॉट है, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से या कहानियां। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, किस्से व कहानियां सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा सच नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आप का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, जिसे स्व आकलन भी कहते हैं। सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन, या CCE, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहा जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। किसके लिए अवसर देना चाहिए? तो सीखने के लिए समान आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? आप सभी जानते हैं यार, रट्टा नहीं चलने वाला, यानी याद करना इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अवलोकन का, जांच सूची का, अभिविन्यास का, या लिखित प्रश्न का? बताइए साथियों रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? बताइए जल्दी बताइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवलोकन। अगला क्वेश्चन साथियों, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में धीमी होगी, यह पूछा गया है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, या ग्राफिक कौशल। बताइए साथियों स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना कौन सा कौशल कहलाता है? तो साथियों यह कौन सा कौशल कहलाता है? यह चित्रण कौशल कहलाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? साथियों अब तक कितने NCF आ चुके हैं? 4 NCF आ चुके हैं। पहला कब आया? 1975 में, दूसरा 2000 में, दूसरा 1998, तीसरा 2000 में और चौथा 2005 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा। किस NCF में, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जिसका फुल फॉर्म है, में पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई है? तो वह है ऑप्शन सी, यानी NCF 2000 में। अगला क्वेश्चन साथियों,
नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी पर जो बांध बने हुए हैं उत्पन्न विद्युत जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बताइए साथियों, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, बिल्कुल सही बात, नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ये भी सही है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी सही है। परंतु बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह बात सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कौन सी ऐसी रणनीति है जो उपयुक्त है ऐसा करने की? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बताइए साथियों, सुषमा है वह चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो वह कौन सी उपयुक्त विधि का उपयोग करेगी? तो वह साथियों क्या करेगी? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करेगी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयक या उपयुक्त सभी। बताइए साथियों क्या हो? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, यानी वह ये तीनों हो, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी CEVS, माफ करिएगा साथियों, कौन सी EBS कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, सामपट्ट का उपयोग, या उपयुक्त सभी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोग, ये सभी EBS कक्षा की गतिविधियां हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक मिथक है, वैज्ञानिक धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या अंधविश्वास है? बताइए साथियों, महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में बहुत कमजोर हैं, यह एक प्रकार का क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या अंधविश्वास है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। साथियों रूढ़िबद्ध धारणा से आपको जो पैडागॉजी आती है 75 नंबर की CTET में, लगभग 75 नंबर की रहती है, उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन रूढ़िबद्ध धारणा के जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, बाला BALA का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग। बताइए साथियों सही है इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? स्कूल बैग का कम वजन, EVS पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम का संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, EVS पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अबोध का भार कम करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन साथियों, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर,
उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके उस वाद्य यंत्र को सूंघकर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया कर कर। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजर और बंद गोभी ये पौधे नहीं, ये एक पौधे हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही लिखा है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ये बात भी एकदम सही लिखी है। परंतु कुछ सब्जियां फल होती हैं, यानी ये बात एकदम सही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें पूछा गया कौन सा ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ये बात गलत है। और गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, ये बात भी गलत है क्वेश्चन के हिसाब से साथियों। घास एक पौधा नहीं है, यह बात भी गलत है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या नहीं है उसका अभिप्राय, यह पूछा गया है। बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, बच्चों की सृजनशीलता का विकास करना। बताइए साथियों, एक शिक्षक है, वह घर में पड़ी हुई रद्दी या सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है बच्चों से, तो शिक्षक का जो अभिप्राय है वो क्या नहीं है, या ऐसा करने का मतलब बच्चों को कुछ चीजें बनाने के लिए कहता है रद्दी से, तो क्या इन चार में से ऐसा कौन सा अभिप्राय है जो उसका नहीं है? तो साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों का बारे में निर्णय लेना, यह उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये इसके उद्देश्य हैं। परंतु कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्णय लेना उसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? साथियों नहीं पूछा है, प्रयोग की, चर्चा की, प्रश्न पूछना की या अभिव्यक्ति की। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इसमें प्रयोग की कोई संभावना नहीं है। चर्चा तो आप करेंगे, अगर पूछेंगे किसी प्रश्न तो आप पूछ ही रहे हैं, उसमें अभिव्यक्ति भी होगी आपकी, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा को संबद्ध होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन एकदम डी सही हो जाएगा, यानी बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामित कीजिए, ये या फिर 5 इनके लाभ साथ में लिखिए। जल चक्र क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा किया जा सकता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, यानी यह क्वेश्चन एकदम नमूना हो सकता है। ऑप्शन जी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों,
पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन जो होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्ती प्रकाश के कारण होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा है जिसे निफेंथिस भी कहते हैं। क्या साथियों? निफेंथिस भी कहते हैं। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके ये क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका हुआ होता है, भारत में नहीं पाया जाता, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। बताइए साथियों क्या करता है ये नेफेंथिस? यह भारत में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी कट जाएगा। यह ध्वनियां निकालता है, ये भी गलत बात है। का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, ये भी गलत बात है। लेकिन यह मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा का, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। बच्चे पहले जानवरों को देखेंगे, उनके बच्चों को देखेंगे, फिर उनका नाम लिखेंगे, यानी रिकॉर्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन एकदम डी सही है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन। क्या साथियों? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित में से सभी वांछनीय अभ्यास हैं। बताइए साथियों। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता या जिसे व्यक्तित्व बोला जाता है का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं को संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें क्या वांछनीय अभ्यास है यह पूछा गया है, तो वह है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। यह एक वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन सी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनके आचार भरने के से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा साथियों, जब आपके घर में अचार बनाया जाता होगा तब आपने देखा होगा जिस चीज़ में भी बर्नी में या कांच की बोतल में अचार रखा जाता है उसको पहले सूर्य की धूप में सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें बताइए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, आचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन या प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी हस्तपरक गतिविधि। अगला क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। बताइए साथियों क्या बगुला भैंस को डरा देगा? बिल्कुल नहीं डराएगा। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल नहीं ले जाती, बगुला मनोरंजन तो करेगा नहीं, वह एक सहजीवी है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। हालांकि ये भी सही है कि मच्छर तेल में फंस जाते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में
कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाए, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। अगला क्वेश्चन, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल या झारखंड? बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कुड़ुक कहाँ की भाषा है साथियों? झारखंड की भाषा है। साथियों आज की वीडियो में यहीं तक। आपको आज के 30 क्वेश्चन कैसे, माफ़ करिएगा, आज के पूरे 80 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जिसमें से 30 बाल विकास के थे और 50 ईवीएस पेडागोजी के थे? बताइए साथियों कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चन। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।